नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मोटी पेंशन जो है कौन नहीं चाहता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को अब तक यही लगता था कि ईपीएफओ की पेंशन सिर्फ 15,000 की सैलरी लिमिट के हिसाब से ही मिलेगी। अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसने हायर पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब क्या है पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले ईपीएस 95 वाले मामले को डिकोड करेंगे। इसके बाद एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बड़ा विवाद जो है वो फिर से सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, ये भी समझेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत के बॉन्ड मार्केट में होने वाले बड़े बदलाव की। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, आज से एक सप्ताह पहले, ठीक एक सप्ताह पहले हम लोगों ने ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो है एक बड़ी खबर की थी। कहा था कि एक बड़ा स्कैमस्टर टाइप का चीज़ चल रहा था व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में और तमाम सोशल मीडिया में। एक चीज़ फैल रही थी कि बढ़ गया मिनिमम पेंशन जो है 1,000 जो भी मिला करती थी वो एकदम 7,500 रुपये मिलना तय होगी। उस पर बड़ा क्लैरिफिकेशन आया। ईपीएफओ खुद जो है अपने ऑफिशियल हैंडल से कहा कि नहीं, ये फेक है। उसके बाद सर ये कौन सी एक नई खबर आती हुई दिख रही है? कहा जा रहा है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या खबर है? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दरअसल ईपीएफओ के एक ऑर्डर को जो है वो क्वैश कर दिया है, खारिज कर दिया है। ईपीएफओ ने दरअसल अपने जो तमाम जो मेंबर हैं उनके ज़्यादा पेंशन की डिमांड को दरअसल खारिज कर दिया था। और ये ईपीएस 95 के तहत इन जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ज़्यादा पेंशन की मांग की थी। ईपीएफओ ने उसको खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो ये पूरा मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा, कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईपीएफओ के इस जो फैसले का, या जिसमें जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा पेंशन देने से मना कर दिया था, उसको जो हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दिया। उसने कहा कि ये सभी लोग जो 1 सितंबर 2014 तक नौकरी में थे, पीएफ कटवा रहे थे, अपनी एक्चुअल सैलरी पर पीएफ कटवा रहे थे, लेकिन उनका जो ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन था वो अपना जो अपर लिमिट है, उसकी कैपिंग है 15,000 रुपये की, उसके हिसाब से था। ऐसे लोगों को आप ज़्यादा पेंशन देने से वंचित नहीं कर सकते। बहुत बड़ा फैसला है। तमाम जो कर्मचारी हैं उनके हित में असल में विशाल ये बड़ा फैसला है। जी, कुछ दिन पहले भी सर एक खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि बहुत कम पेंशन मिल रही है लोगों को, और बहुत जो तादाद है वो करोड़ों में है, और करोड़ों पेंशनर्स को जो मिल रहा है पेंशन वो 1,000 रुपये से लेकर 2 या 2,500 के बीच का ही मिल रहा है। तो इसको बढ़ाने को लेकर उस समय भी बात आई थी सर कि जो अपर स्केलिंग है, जो लिमिट है, उसको भी बढ़ाइए। उस पर भी कोई ताज़ा अपडेट आया है या नहीं आया? सरकार अभी भी जो है नहीं, बिल्कुल। उसमें सरकार को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि आप इस मामले को पूरा देखिए और किस तरह से पेंशन बढ़ाई जा सकती है, इस पर अपना जो है वो वर्कआउट सरकार करे। और केवल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, पार्लियामेंट्री एक पैनल है, उसने भी इस बात की सिफारिश की है सरकार के सामने कि साहब जो 1,000 रुपये की आप मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 के तहत दे रहे हैं, वो आज के दौर में किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसके लिए नाकाफ़ी बैठती है जी। तो ये आपको यहाँ पर इस पेंशन को बढ़ाना होगा। अब वो रकम कितनी होगी, और सरकार भी, ये भी खबर बीच में विशाल आई कि सरकार का जो लेबर मिनिस्ट्री है वो भी इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अगर हम जब प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी अगर हम पेंशन बढ़ाते हैं तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, कितनी पेंशन बढ़ाया जाना वायबल सरकार के लिए हो सकता है। जाहिर तौर पर सरकार के खजाने पर बोझ तो जरूर पड़ेगा। सर, इसी के साथ दो सवाल बनते हैं। एक सवाल तो बनता है कि जिस तरह से अभी जो मूड माहौल है देश और दुनिया का, इसमें बड़ा मुफीद हो जाता है ये सवाल पूछना कि 1,000 रुपये से कम में क्या ही गुजारा होगा। तमाम खर्चे हैं जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए, बसर करने के लिए। तो ऐसे समय पर 1,000 रुपये का जो मिनिमम पेंशन को बहुत जल्द जो है उसको लागू करना चाहिए। उस पर आपका क्या कहना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, 1,000 रुपये की पेंशन तो वाकई नाकाफ़ी है। मेरा ये मानना है कि 7,500 रुपये की पेंशन का प्रावधान जरूर होना चाहिए। किस तरह से इसको किया जा सकता है ताकि सरकार के बजट पर भी, सरकार के जो खजाना है उस पर भी असर न पड़े, लोगों की जो पेंशन है वो भी, उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। और इसी वजह से ये बात भी सामने आती। देखिए, पिछले साल सरकार ने
यूपीएस को लॉन्च किया सरकारी कर्मचारियों के लिए। और उसमें ये कहा गया कि आपको जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% आपको बतौर पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अब किसी भी कर्मचारी को अगर सरकारी कर्मचारी की देखेंगे तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से ठीक ठाक पेंशन मिलेगी। जाहिर तौर पर 1000 रुपये की पेंशन से बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है। क्या इसी तरह के किसी फॉर्मूले को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार नहीं ला सकती? क्या इस तरह का प्रावधान नहीं बन सकता? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग 25 साल 30 साल लगातार नौकरी करते हैं और नाइट सेक्टर में 25-30 साल लोग नौकरी करने वाले मौजूद हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको जब आप पेंशन की बात आती है तो एक जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वहाँ चीज़ें कमतर दिखाई देती हैं। तो यहाँ इसमें सरकार को जाहिर तौर पर करना पड़ेगा। सरकार कब डिसीजन लेती है ये महत्वपूर्ण बात है। सर इसी के साथ अगला सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी सर, तब सरकार ने एक बड़ा टर्म यूज़ किया था कि एक्चुअल डेफिसिट है। अब लेकिन सर चीज़ें तो बहुत मतलब डिरेल हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हुए दिख रहे हैं कि सदी का सबसे ख़राब दौर के लिए आप तैयार हो जाइए। चीज़ें जो हम लोगों ने की थी उसके जो फ्रूट्स आए थे वो भी अब समझिए कि एकदम बेकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर सर अगला सवाल यही उठता है कि जो डिमांड्स लगातार उठाई जा रही हैं कि 1000 से जो है 7500 कीजिए, 9000 कीजिए, उसको बढ़ाइए, अब वो कितनी चीज़ें डिरेल हो सकती हैं? उनको होने में, लागू होने में क्या और अधिक समय लग सकता है या नहीं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं चीज़ें। डिले होना मुझे दिखाई देता है कि सरकार इस वक्त कोई भी बड़ा ऐसा फैसला नहीं लेगी, और किसी भी सेक्टर में, चाहे कर्मचारियों के वेलफेयर की बात हो या कोई और दूसरा सेक्टर हो, विशाल आम लोगों के वेलफेयर की भी कोई मैं अगर स्कीम की बात करूं, सरकार इस वक्त कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो उसके खजाने पर बोझ डाले, जो सरकार की फिस्कल जो सिचुएशन है उसको मुश्किल में डाले। ऑलरेडी पेट्रोल डीजल पर OMCs लॉस में है। आप हम सबको ये बात पता है 4 बार बढ़ोतरी हुई, इसके बावजूद भी सरकार का खजाना जो है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ फर्टिलाइज़र की सब्सिडी का है, जहाँ पे कि आप सरकार का ही हिसाब है जो इस बजट के लिए 1,70,000 करोड़ का था, माना ये जा रहा है कि ये बिल जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए का आपका जो है पूरा का पूरा मैथ जो है वो गड़बड़ा जाएगा सरकार का जी। तो इस तरह की स्कीम सरकार अभी कोई नहीं लाएगी जिसकी उसके बजट पर पूरा हिसाब किताब खराब हो। चलिए सर, अब EPS की बात हो रही है तो EPFO को लेकर भी एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लूँगा। लगातार अभी मैं जब खबर सर्च करता रहता हूँ सर, तो अभी खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्द जो है अब आपको जो है PF का पैसा UPI के जरिए भी मिलने लगेगा। तो EPFO 3.0 पर भी सवाल पूछना आपसे लाजमी बनता है, क्या है लेटेस्ट अपडेट सर? कितनी जल्दी सर हम लोग UPI के जरिए पैसा निकाल पाएंगे या तमाम प्रोसेस को कर पाएंगे? देखिए ये कहानी भी लंबे वक्त से चल रही है कि अब लागू हो जाएगा। पिछले साल से ही हम इसको देख रहे हैं और अब माना जाता है कि सारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तमाम जो उसकी तकनीकी जो पहलू हैं उन पर संभवतः काम हो चुका है और जल्दी ही अगले 1-1.5 महीने में इस पर इसको सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है। विचार चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक पर अब एक ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो है हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ करोड़ रुपए का नहीं है बल्कि बैंकिंग नियमों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक सरकारी एजेंसी को तय सीमा से ज़्यादा ब्याज देने के लिए बैंक ने ऐसा रास्ता अपनाया जिससे अंदरूनी जाँच में जो है कैमोफ्लाज यानी छिपाने की कोशिश बताया गया। मार्केटिंग कैंपेन, फर्जी तरीके से प्रोसेस किए गए पेमेंट्स, करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और बैंक के टॉप अधिकारियों के नाम। अब ये सिर्फ जो पूरा मामला जो है सिर्फ एक बैंकिंग विवाद का नहीं है प्रवीण सर, बल्कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर की जो है साख पर बड़ा सवाल बनता हुआ जा रहा है। सर अतानु चक्रवर्ती साहब वाला जो मामला है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और उसके पर्दे जो हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। बताइए, कहा जा रहा है कि ब्याज देने के नाम पर किस तरह सर हम लोग जोड़ तोड़ जो है आम जीवन में देखते हैं। ये हम लोग कभी कतई उम्मीद नहीं किए कि कोई इंस्टीट्यूशन और खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे देखा जाए। बताइए 3% का जो है ब्याज देने की बात आ रही थी, आपकी कैपेसिटी 3% देने की है, लेकिन अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि नहीं 6.01% हमें चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। और इसको लेकर जब अतानु चक्रवर्ती ने सवाल उठाए तो उनको मन में आया ये बात कि नहीं भाई हमसे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हीं पर आरोप लग गए। पूरा मामला है क्या सर? पूरा हिस्ट्री जो है रिविजिट करिए।
नहीं, पहले सबसे पहले तो चूंकि जो आपने बताया कि डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का दरअसल ये मामला है। आम अगर आदमी को किसी को बैंक पे सपोज आप पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के एक सेट गाइडलाइंस है और सेट इंटरेस्ट रेट है, और वो भी किसी इंडिविजुअल जो डिपॉजिटर है उसको लेकर आरबीआई की मास्टर जो है वो डायरेक्शंस भी हैं कि आप किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर को जो तय आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे अलहदा नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये आरबीआई के मास्टर जो डायरेक्शंस हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है। सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एनबीएफसीज को लेकर भी ऐसा कहा गया था कि 12% दिया उससे अधिक का आप दे नहीं सकते हैं, शायद ऐसे ही कुछ एक लगाया गया था ना कैपिंग। बिल्कुल। तो अब ये डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का मामला है, लेकिन इस पूरे खुलासे के बाद जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छपी है, उसके बाद आज दोपहर जब शेयरों में गिरावट भी आई उसके बाद एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की रॉन्ग डूइंग को या किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ तौर पे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत पुख्ता, बहुत सॉलिड हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। तो बहरहाल ये एचडीएफसी बैंक की सफाई है। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो आपका महाराष्ट्र रोड जो जी सर, MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके जो जमा कराई गई रकम है उस पर अतिरिक्त ब्याज देने का इन्होंने वादा किया होगा जी एचडीएफसी बैंक ने। अब चूंकि आरबीआई की गाइडलाइंस आड़े आती हैं कि आप इस तरह का डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट नहीं किसी को दे सकते, तो ये पैसा दिया कैसे जाए? छोटी पूरी रकम नहीं है, 45 करोड़ रुपए की रकम है जो ब्याज के तौर पर दी जानी थी। तो इस रकम को दरअसल मार्केटिंग कैंपेन, यानी जो उसमें भी जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर उस पैसे को डाइवर्ट किया गया, MSRDC को दिया गया और वो भी 2 वेंडर्स के जरिए इस पैसे को रूट कराया गया। और कहा यह भी जा रहा है कि जब इस चीज़ को अप्रूवल दिया गया तो उसमें जो सीईओ हैं जगदीशन साहब वो खुद मौजूद थे और उसमें इस मसले पर चर्चा हुई कि आखिर ये पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाना। तो एक देखिए बैंकिंग सेक्टर, अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, ये पूरा का पूरी जो मंजूरी है और ये काम है, ये अतानु चक्रवर्ती का 18 मार्च को इस्तीफा हुआ है, जो चेयरमैन थे एचडीएफसी बैंक के, और इसी एथिक्स और वैल्यूज़ के मसले पर उन्होंने रिज़ाइन किया था। उससे ठीक 6 दिन पहले 12 मार्च को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो इसलिए और इसके तार जो है वो पूरा जो अतानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन है उससे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, जो एथिकल मसले हैं जिसमें 81 बॉन्ड का मामला आता है, वो सब के सब अब ये मसला थोड़ा बड़ा होता हुआ विशाल दिखाई दे रहा है। चलिए, तो करीब 45 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और आंतरिक जांच के मुताबिक कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में लगभग 45 करोड़ रुपए MSRDC को जो है डिफरेंशियल इंटरेस्ट यानी अतिरिक्त ब्याज के रूप में दिए गए। और जैसा कि सर ने बताया कि मार्केटिंग खर्च, स्पॉन्सरशिप, कैंपेन पेमेंट्स के नाम पर जो है ये पूरा पेमेंट जो है सामने आया है, सामने मतलब किया गया है। और जांच में जो है क्या क्या गड़बड़ियां मिली है सर, ये भी एक रोचक बात है, समझना चाहिए। एक देखिए, एक ही फोटो को कई बिलों के साथ जो है अटैच किया गया यानी इस्तेमाल किया गया। करीब 9 करोड़ रुपए के इनवॉइस में एक ही फोटो जो है वो लगी हुई पाई गई है। कैंपेन का सबूत ही नहीं मिला। CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो टीम बनाई गई उसमें शामिल ही नहीं किया गया है। ऐसे कार्यक्रम जो है सामान्य तौर पर सर हम लोग भी देखते हैं, चाहे SBI का हो चाहे कहीं और हो, कि ऐसे गर्मी में जो है RO लगा दिया कहीं स्कूल में, हाँ चापाकल वापाकल गड़वा दिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि CSR टीम को शामिल ही नहीं किया गया इस स्कीम में। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनको डाइवर्ट करके पैसा देना था। अब स्पष्टीकरण तो हर बात की आती है। 81 बॉन्ड्स की भी कहानी हम लोग जब कर रहे थे उस समय कहा गया कि नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं, क्यों फिर RBI को आना पड़ा, बैंकर्स और बैंक को क्यों आना पड़ गया। लेकिन ये समझना होगा सर कि ऐसे जो है लेट लतीफ़ी जो है या इस तरह की जो है काम काज के तरीके पर कैसे ना सवाल उठे और किन बड़े अधिकारियों पर सवाल उठे उनकी भी लिस्ट है। देखिए, जाँच रिपोर्ट में कई बड़े नामों का जिक्र है।
MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, इनका नाम आ रहा है। CFO जो हैं श्रीनिवासन वैद्यनाथन, इनका नाम आ रहा है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं रवि संथानम, इनका भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो लेकिन सर आपसे अहम सवाल, आप लगातार बैंकिंग क्राइसिस को डिकोड करें मनी 9 के, अगर आप प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यूअर जाएगा तो FD से रिलेटेड, बैंकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड या बैंकिंग शेयर से रिलेटेड या बैंकिंग से जुड़े जितने मामले हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सारी कहानियों पर आपकी नज़र है सर, लेकिन RBI के नियम क्यों टूट रहे हैं? क्या हल्के में ले रहे हैं क्या बैंक्स RBI को? नहीं देखिए, बैंक हल्के में ले रहे हैं ये मसला तो है ही, साथ में बड़ी बात ये है कि HDFC बैंक जिसकी साख मानी जाती है, जिसको दीपक पारेख जैसे बड़े दिग्गज बैंकिंग सेक्टर के जो है वो करता धरता रहे, जो उसके हेल्प में रहे, बैंक निफ्टी में हैवी जो इनका जो है इंडेक्स में इनका अच्छा खासा रोल है सर। बिल्कुल। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में दो बड़े नाम आते हैं जिन्होंने दो बड़े इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया। HDFC बैंक को दीपक पारेख ने खड़ा किया और ICICI बैंक को खड़ा किया आपका जो चंदा कोचर, नहीं कामत साहब जो हैं, अच्छा उन्होंने KB कामत साहब उन्होंने खड़ा किया। तो दो बड़े नाम हैं जो बहुत दिग्गज माने जाते हैं। उसी HDFC बैंक जिसकी साख, जिसको कामकाज का तरीका, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, उसको लेकर इस तरह के चीज़ों का अचानक सामने आना कि किस तरह का कॉरपोरेट गवर्नेंस है, किस तरह का ऑडिट है, क्या इंटरनल ऑडिट में चीज़ें निकल कर आई, और जो आपके MD और CEO हैं उनका खुद नाम आ रहा है कि साहब वो इस कॉल में प्रेजेंट थे जहां पर किस तरह से ये ब्याज दिया जाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। इंटरनल आपका ऑडिट में ही चीज़ पकड़ी गई और उसके बाद इस बात के आदेश दिए गए कि इसकी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरे मसले की, और तब ये रिपोर्ट जो है वो अखबार में छपी। तो बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है एक बड़े बैंक के साथ, जिसको लेकर उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। आप समझिए कि इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो आम जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, जो ये मानकर चलता है कि एक बैंक जो HDFC की साख वाला बैंक, उसको लेकर किसी तरह की फिक्र नहीं है, वहाँ जाकर फिर एक झटका जरूर लगता है। सर आपसे कई बार हम लोगों ने सुना, मनी सेंट्रल में ही सुना कि विशाल बैंकों का जो धंधा है पूरी तरह उनके जो है साख पर निर्भर होता है, और उसी साख को जो ये बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक ही बैंक नहीं, मैं तमाम बैंकों के अगर नाम मैं ले दूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक का, IDFC फर्स्ट बैंक का, चाहे वो कितनी भी चीज़ें हों, ये सब तो उसी साख को डेंट करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस मूड माहौल में आम निवेशक जिसको पता है कि DIGCI वाला जो मामला है कि 5 लाख रुपया ही उनका सेव रहेगा, ऐसे मूड माहौल में आदमी क्यों ही FD कराए, पैसा क्यों ही रखे बैंक के पास? नहीं बिल्कुल, कल हम लोग विशाल डिस्कस कर रहे थे आपके कोऑपरेटिव बैंकों का मामला, जहाँ पे कि आप समझिए कि पिछले 1 साल में 4 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस RBI ने रद्द किए हैं। 6-7 बैंकों के नाम ऐसे हैं जहां पर कि अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि ना आप पैसा निकाल सकते, ना आप जमा कर सकते, ना आप किसी तरह के लोन बांट सकते, ना आप किसी तरह की लायबिलिटी ले सकते। RBI ने तमाम सख्ती की कोऑपरेटिव बैंकों पर, उसी तरह की RBI की लगातार सख्ती इस बाकी के जो बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, उन सब पर भी RBI की तमाम तरह की सख्ती है। उसके बावजूद बैंक किसी न किसी, और बैंक क्या, मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं ये पूरे के पूरे सिस्टम में आपको मिल जाती हैं देखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बैंकों का मामला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ रुपए बैंकों में जमा होते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे भी और पूरे देश से भी पूछना चाहूँगा, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, कि सर क्या ऐसा समय नहीं है, ये मुफीद समय नहीं है जब देश का जो बैंकर ऑफ बैंक्स यानी RBI को, निर्मला सीतारमन जी को और तमाम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन्हें सोचना चाहिए कि अब एक बहुत जल्द से जल्द जितने सरकारी बैंक हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनकी एक थ्रू आउट एक जांच की जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो है इंटरनल ऑडिट से जब पता चल रहा है, फिर चीज़ें बाजार में आ रही हैं, उससे शेयर इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों को बाद में पता चल रहा है, डेंट पड़ रहा है, तो एक ओवरऑल क्यों ना जाँच करा लिया जाए कि भाई सबका क्या है, माल पानी क्या है, हिसाब क्या है, ऑडिट क्या क्या हेल्थ है, नहीं है। नहीं देखिए, बैंक ज़्यादातर बैंक लिस्टेड हैं, बड़े सारे तमाम बैंक लिस्टेड हैं। हर चीज़ की जानकारी बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी होती है, सेबी को देनी पड़ती है। हर अपने ऑडिट और तमाम तरह की रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि सख्ती नहीं है। रिजर्व बैंक को दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे सख्त जो है रेगुलेटर्स में, बैंकिंग रेगुलेटर्स में माना जाता है, और तमाम ऑडिट होकर RBI के पास रिपोर्ट्स जाती हैं। RBI की क्लोज मॉनिटरिंग भी रहती है।
इसके बावजूद कहीं कहीं इस तरह के मामले विशाल आ जाते हैं। सरकार भी ऐसा नहीं, और ये मामला भी आप ये मानकर चलिए कि देखिए जो आपके अतानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन का मामला था, उसमें बोर्ड की मीटिंग्स में क्या बात हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर आपका जो लिखा पढ़ी में जो चीज़ें होंगी, मिनट, सारी चीज़ें आरबीआई ने मंगाई है कि आप हमें दिखाइए कि इन मीटिंग्स में क्या बात हुई, किन मसलों पर चर्चा हुई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अतानु चक्रवर्ती ने फ्लैग की और क्या उन पर एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। इसके बावजूद नए नए मामले असल में सामने विशाल आ जाते हैं। जब सरकार का पैसा ही सर बैंक में सुरक्षित ना हो, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला मामला देखिए ना। कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स को 10 साल से ज़्यादा रहने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और कहा है कि आपका दूसरा टर्म तब हो सकता है जबकि आप 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लें, और उस ड्यूरेशन में आप किसी भी पद पर नहीं रह सकते बैंक के। तो आरबीआई दरअसल अपने लेवल पर तमाम तरीके की सख्ती कर रहा है, लेकिन भारत बड़ा देश है, तमाम बैंक हैं, तमाम ब्रांचेज हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ इस तरह के इंसिडेंट सामने आते रहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार की तरह भारत का बॉन्ड मार्केट भी बड़े बदलाव की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की टोकनाइजेशन पर काम कर रहा है, जिससे बॉन्ड्स की जो है खरीद बिक्री पूरी तरह डिजिटल और ज़्यादा तेज हो सकती है। लेकिन इसी के साथ सेबी ने निवेशकों को साफ चेतावनी भी दी है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पूरी तरह सुरक्षित निवेश समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दरअसल भारत का बॉन्ड मार्केट जो है तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी की कमी, कम रिटेल पार्टिसिपेशन और लिमिटेड ट्रेडिंग जैसी कई बड़ी चुनौतियां जो हैं अब भी मौजूद हैं। ऐसे में सेबी अब ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, नए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव के जरिए जो है डेट मार्केट को ज़्यादा मजबूत, ट्रांसपेरेंट और रिटेल फ्रेंडली बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। अब चूंकि पूरा मामला बॉन्ड्स मार्केट से जुड़ा हुआ है, सेबी का भी इसमें रोल है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी है क्या और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सर से भी समझाइए। देखिए, एक तो सेबी और सरकार लगातार लंबे वक्त से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का डेट मार्केट बड़ा हो, जो ओवरऑल भारत का इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो उसको डाइवर्सिफाइड और बड़ा करने की कोशिशें लगातार चल रही, चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो। अब जो सेबी के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसके जरिए आपका जो डीएलटी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर टोकन के फॉर्म में आप बॉन्ड्स में पैसा लगा पाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट सेबी शुरू करना चाहता है, अगले 6 से 9 महीने के भीतर ये लॉन्च हो सकता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? अभी जो बॉन्ड जारी होते हैं, जैसे मान लीजिए, और बड़ी लार्जर अमाउंट के बॉन्ड जारी होते हैं, कॉरपोरेट्स बॉन्ड, और ये 1000 करोड़ का जारी होता है, कभी 2500 करोड़ का जारी होता है। इस तरह के बड़े अमाउंट के बॉन्ड्स जो हैं वो एनसीडीज ये जारी होते हैं जी। इनके खरीदार कौन होते हैं? इनके खरीदार अमूमन होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और आपके म्यूचुअल फंड, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक तरह से कहिए अगर आप, तो ये खरीदार होते हैं। छोटा जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, दरअसल वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता जी। अब आरबीआई सेबी इस पूरी मुहिम के जरिए करना क्या चाहता है? यहाँ एक जो दूर का जो नज़रिया है, अभी तो ये है इस टोकनाइजेशन सिस्टम के जरिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, लिक्विडिटी आए बॉन्ड मार्केट में। अभी कई बार ऐसा होता है कि खरीदार और विक्रेता मौजूद नहीं होते, तो लिक्विडिटी की कमी होती है, तो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश है और सेटलमेंट बढ़ाने की कोशिश है कि सेटलमेंट तेज रफ्तार से हो पाए, और इनका पूरा रिकॉर्ड बना रहे डिजिटली कि किस तरह से खरीद फरोख्त क्या हो रहा। ये सेबी का प्राइमरी पर्पस दिखाई देता है, लेकिन इसका दूरगामी पर्पस दरअसल ये है कि इस पूरे के पूरा जो इन्वेस्टमेंट है या पूरा जो बॉन्ड मार्केट है, इसमें दरअसल रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री कराई जाए जी। इस एंट्री से फ़ायदा क्या होगा कि टोकनाइजेशन की जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 1000 करोड़ का कोई बॉन्ड है और जिसमें मिनिमम अगर आपका इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो ज़्यादातर छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा नहीं सकते। इसमें क्या होगा कि आपका इसको 100 रुपए के मान लीजिए 1 लाख इस तरह के टोकन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, या 10,000 टोकन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब छोटा कोई इन्वेस्टर 100 के आपका मल्टीपल में 1000, 2000, 5000 जितना चाहे उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो सीधे तौर पर भारत का जो डेट मार्केट है या कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है,
इसको छोटे इन्वेस्टर्स के लिए खोले जाने की एक प्रस्तावना या भूमिका तैयार हो रही है। तो क्या मैं प्रवीण सर एक सवाल आपसे मैं पूछ सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ तो आप बता दीजिएगा। जिस तरह से जो एसआईपी में छोटी एसआईपी वाला जो कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई, 500 रुपये की एसआईपी, 100 रुपये की एसआईपी, 250 रुपये की एसआईपी लाया जाए, जिससे जो है रिटेल पार्टिसिपेशंस जो है बढ़ सके, जो आम जनमानस है वो भी जरा एसआईपी का स्वाद चख ले, पता चले कि उसका कैसे पैसा लगता है। क्या उसी तरीके से इसको भी किया जा रहा है कि बॉन्ड मार्केट में भी रिटेलर्स के जो पार्टिसिपेट, क्योंकि एक आंकड़ा है बॉस, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कितना बड़ा हो चुका है पहले वो आंकड़ा समझ लीजिए। देखिए आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बढ़कर करीब 59 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। पहले आंकड़ा करीब 17.5 लाख करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 26 में डेट इशुएंस जो है के जरिए लगभग जो है 9.1 ट्रिलियन जो है वो जुटाया गया पैसा। इक्विटी मार्केट से जुटाई गई जो रकम है उसका लगभग दोगुना है सर। और अगर दोगुना आपको समझ में आ रहा है तो फिर जो दिक्कत है रिटेल पार्टिसिपेशन का वो समझिए। भारत में हाउस होल्ड बॉन्ड पेनिट्रेशन जो है अभी भी 1% से कम है, यानी आम निवेशक जैसा कि आप कह रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट से अभी भी दूर है। तो सर क्या उसी एसआईपी वाला ही मामला है इसमें भी है? हाँ बिल्कुल। और देखिए अभी भारत में ऐसा नहीं कि रिटेल जैसा आपने कहा लगभग 1% है। कई प्लेटफॉर्म इस तरह के आ गए जो आपको कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने की सहूलियत मुहैया कराते हैं। और टोकनाइजेशन की स्कीम को आप ये समझिए कि दुनिया भर में मशहूर हो रही, जेपी मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक जैसे जो बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, या यूरोपियन इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, इस तरह के बड़े संस्थान भी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से जो भारी भरकम बॉन्ड्स आते हैं उनको किस तरह से टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और आम लोगों में इसको आम लोगों के लिए अट्रैक्टिव इनको बनाया जा सके। अब चक्कर क्या है, जैसा एसआईपी की आपने बात कही, जाहिर तौर पर अगर आप एसआईपी का ही उदाहरण ले लीजिए, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट का ही ऑप्शन होता म्यूचुअल फंड में कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये से कम लगा ही नहीं सकते जी, तो आज आप ये समझिए जो 30,000 करोड़, 31,000 करोड़ या 32,000 करोड़ का मंथ ऑन मंथ आपका आंकड़ा आता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट या एयूएम देखिए ना सर, 80 लाख का खड़ा होता। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ होगी और एक बड़ा ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। और अगर परसेंटेज वाइज अगर हम रिटर्न को देखें तो जो बहुत सेफ हैं AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स, उसमें 7 से 8.5% तक का ब्याज मिलता है। थोड़ा मॉडरेट रिस्क जहाँ पर है वहाँ 9 से 11% का रिटर्न आपको जो है या इंटरेस्ट रेट वहाँ मिलता है। और थोड़ा ज़्यादा रिस्क है वहाँ 12 से 15, और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले में आपका 18 से 20% तक का रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो भारी भरकम मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ये इन बॉन्ड्स में मिलता है। लेकिन सेबी ने आगाह भी किया है। जी जी, नहीं सर आगाह वाली बात पर आएंगे, लेकिन अभी एक तो जो आपने बात बताई सर कि 18 से 20% का, तो अगर जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा सर, तो जो लोग अभी जो रिटेलर्स बेचारे जो 6 से 8% के जो है ब्रैकेट में जो है एफडी में पैसा लगा पाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी, उनको जो है 8% से सीधे 18% का रिटर्न मिलेगा। अभी देश की ज़्यादातर आबादी को दरअसल बॉन्ड्स के बारे में पता ही नहीं है, और इन्वेस्टमेंट से पहले भी हालांकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अवेयरनेस हो, बॉन्ड्स किस तरह से काम करते हैं ये पता हो, रिस्क कितना है ये पता हो, किस तरह से आपको ब्याज मिलता है ये पता हो, तमाम जानकारियाँ होनी भी ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका जो स्ट्रेस्ड असेट वाली अगर बॉन्ड है वहाँ पैसा लगाने से बचना किस तरह से है, वो ज़्यादा रिटर्न का लालच कई बार लोगों को ले डूबता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोगों को भी बॉन्ड मार्केट की जानकारी नहीं है, इसीलिए ये धीरे धीरे बाजार खुलेगा। जैसा सिप के साथ हुआ था, एसआईपी की जानकारी अब से 10 साल पहले बहुत कम लोगों को हुआ करती थी विशाल। जी चलिए सर, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं है, इस पर जो है सेबी के जो माफ़ कीजिएगा सेबी के चेयरमैन ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पूरी तरह सेफ इन्वेस्टमेंट समझना गलत होगा। इसका मतलब है प्रवीण सर की कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है, इंटरेस्ट पेमेंट रुक सकती है, बॉन्ड की कीमत गिर सकती है, लिक्विडिटी कम होने पर जो है समय पर एग्जिट जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो एक चेतावनी वाली बात पर भी आप भी कुछ ऐड कर दें। बिल्कुल 2014-15 से अगर आप देखेंगे तो कई मामले ऐसे सामने, और बड़े बड़े कॉरपोरेट बॉन्ड इश्यूएंस जो हुए, एनसीडीज जो आई, उसमें कंपनियां ब्याज तक चुकाने में नाकाम रहीं, पूरा पैसा लोगों का वहां डूब गया। और इसीलिए ये रिस्क जो है समझना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब पैसा बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, चाहे टोकन के फॉर्म में आए या वैसे लगा रहे हैं अगर आप,
तो वो बहुत सोच समझकर कहाँ पैसा लगाना, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।